और इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला से नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। पंचकुला में बीजेपी के पंच कमल कार्यालय में भी बैठक हुई है। आपको बता दें, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 2024 के चुनावों को लेकर चर्चा चल रही है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पंचकुला से बड़ी खबर है जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। इस बैठक में जेपी नड्डा के कल होने वाले दौरे को लेकर के चर्चा की जा रही है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। 2024 को लेकर ये चर्चा जोरों पर, जेपी नड्डा के होने वाले दौरे को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। पंचकुला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में ये बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 2024 के चुनावों को लेकर चर्चा, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर चर्चा। जिलाध्यक्ष बुलाए हैं, आज उनसे परिचयात्मक बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की योजना है और उस योजना को लेकर के आज सभी जिलाध्यक्षों से बात करने वाले हैं, क्योंकि नई टीम, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैदान के अंदर 2024 हमारे सामने है। और 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी की कार्य है, मनोहर लाल जी के कार्य हैं, उन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसको लेकर के चर्चा है कि जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार की योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना, ये हमारी सरकार का ध्येय है। ये हमारी सरकार गरीब के हित में काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष बुलाए हैं, आज उनसे परिचयात्मक बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की योजना है और उस योजना को लेकर के आज सभी जिलाध्यक्षों से बात करने वाले हैं, क्योंकि नई टीम, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैदान के अंदर 2024 हमारे सामने है। और 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी की कार्य हैं, मनोहर लाल जी के कार्य हैं, उन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसको लेकर के चर्चा है कि जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार की योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना, यह हमारी सरकार का ध्येय है। यह हमारी सरकार गरीब के हित में काम कर रही है। मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति की चिंता करते हुए उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम, सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज जिलाध्यक्षों से यहाँ बुलाया है, उनसे चर्चा करेंगे। और आगामी जो कार्यक्रम है हमारे 2024 को ध्यान में रखते हुए मजबूती से जनता के बीच में जिस प्रकार से गांव-गांव हमारी यात्रा घूम रही है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, उसके लिए ये 2024 महत्वपूर्ण। कल के क्या कार्यक्रम? कल आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं और कल रोड शो है, आप सब आमंत्रित हैं। उसके अंदर 2024 का आगाज है और 3 राज्यों के अंदर जो ऐतिहासिक जीत है, उस ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार हरियाणा में आदरणीय नड्डा जी पहुंच रहे हैं और भव्य स्वागत हमारे कार्यकर्ता पंचकुला के यहाँ पर उनका करेंगे। जबरदस्त रोड शो करेंगे और उस रोड शो के अंदर आने वाला जो रोड मैप है 2024 का, वो भी आदरणीय नड्डा जी उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी कार्यकर्ताओं से खबर भिवानी से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे क्रम में शुक्रवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी पहुंचे और एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि भिवानी लोकसभा सीट से या तो मैं या दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे। इतनी जल्दी लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा
और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि हम एनडीए के घटक दल हैं, ऐसे में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये चुनाव के समय तय करेंगे। वहीं केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका पर कहा कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही भुगतान होगा। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में यही लेके आता हूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लाएंगे। तो क्या उसकी तैयारी तो शाम से शुरू की गई है सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो शाम से ही शुरू की है। अब निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो क्या लगता है सर, तोशाम जो बंसीलाल का गढ़ रहा था वहां देखे कि कुछ कमाल कर पाएगी? तोशाम बंसीलाल का गढ़ रहा है सर। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है, फैसला जनता करती है। गढ़ तो हमने ढा दिए थे पहले ही। गढ़ जिनके थे उनके तो हमने धराशायी कर दिए पहले ही। और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा में युवा रोजगार के लिए भटक रहा है दर-दर, ये पेपर लीक की सरकार हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आ रहा है। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए पेपर लीक की सरकार बताया है। बीजेपी के राज्य में शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना बताया। खबर कोसली से है, जहां विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शुक्रवार को कोसली से चलाई गई आगरा और हरिद्वार की 2 नई बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और कहा जल्द ही कोसली से खाटू श्याम के लिए एक नई बस चलाई जाएगी। साथ ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और कहा कि कोसली का आरओबी जो कि कांग्रेस कार्यकाल में बना था, लेकिन भ्रष्टाचार के हल्के मटीरियल के कारण यह मात्र 2 सालों में जर्जर हो गया, जिसे अब दोबारा 13.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भ्रष्टाचार जगजाहिर है। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला मंदिर उद्घाटन के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि समाज को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है, ताकि देश दुनिया में फिर से राम राज्य की स्थापना हो सके। देखो तो ये है, सबसे पहले हमारा जो मेन कार्य होता है वो होता है अपना जो पब्लिक हित को देखते हुए, तो जन सेवा का मेन लक्ष्य रहता है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उससे इनकम कितनी हो रही है रोडवेज में। तो हमने इसको दोनों रूप से देख के, और जैसे विधायक जी की डिमांड थी मथुरा की तरफ, आगरा की तरफ चलाने की, तो उसको पूरा किया है। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, उसके लिए सर्विस दी है। और उसके अलावा 10 बसें अभी हमने यहाँ रोडवेज की मंगवाई हैं, नई बसें। तो जो हमारा रेवाड़ी से टाइम बंद था 4-10 का, उसको चालू करवा दिया। नारनौल पे कम फेरे थे, महेंद्रगढ़ पे उनको बढ़ाया है। जो बसें पहले गुड़गांव तक जाके जयपुर जाती थी उनको दिल्ली तक किया है, क्योंकि BS6 गाड़ी दिल्ली भी जा सकती है। तो उन चीजों को देखते हुए हमने ये सब किया, और आगे भी हम अच्छी सर्विस देते रहेंगे। जैसे अभी डिमांड है ये खाटू श्याम जी की, तो अब उस पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी उसको। आज इलाके को रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसमें GM साहब अपने देवदूत जी का बड़ा प्रयास है, और आपने देखा कि इनके प्रयास से आज 2 बसें आज हमने हरी झंडी दिखाई है, जो कोसली से हरिद्वार और कोसली से आगरा, और तीसरा भी निकट भविष्य में हम श्याम बाबा के लिए भी ये रास्ता खोलेंगे, एक नई बस और चलेगी। तो आज निरंतर लोगों को
यातायात में असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। और साथ ही आपने देखा कि पिछले दिनों जो हरियाणा एक्सप्रेस बंद थी और बहुत सारी गाड़ियां बंद थी, लेकिन अब 25-30 साल बाद हरियाणा एक्सप्रेस चलाने का काम भी हमारी सरकार। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के बाल भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने परिवादों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मौके पर 12 परिवादों का समाधान किया। वहीं 2 परिवादों को अगली बैठक के लिए रखा है। बता दें कि बैठक के दौरान रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 स्थित पार्क के मसले को लेकर सेक्टर वासियों और ढालियावास के ग्रामीण आमने सामने हो गए। उनमें जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि परिवेदना समिति की बैठक में सुनवाई के बाद भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए इस मामले को शांत करवाया। आज टोटल 14 परिवाद लगे हुए थे। 14 में से हमने 12 डिस्पोज ऑफ किए हैं और 2 हमने पेंडिंग रखे हैं। 2 में हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि उसका भी जल्दी समाधान करके इनको भी डिस्पोज ऑफ करवाने का काम करें। यहाँ कोई पार्क के अंदर कोई इंक्रोचमेंट थी, कोई किसी प्रकार की निशानदेही का मामला था, कोई बिजली की कोई बड़ी लाइन है वो तार हटाने की मांग थी, इस तरह की डिमांड। हरियाणा के यमुनानगर में 2 दिन पहले बीजेपी को अलविदा कहने वाले जगाधरी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दर्शनलाल खेड़ा अपने सैकड़ों साथियों के साथ बीएसपी में शामिल हो गए। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणधीर बेनीवाल, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई तमाम नेता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान दर्शनलाल खेड़ा ने कहा कि उन्होंने 20 साल तक कांग्रेस में रहते हुए सेवा की है, फिर बीजेपी में रहकर उनकी सेवा की, लेकिन अब उन्हें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अन्य सभी दलों से बेहतर है। वे समाज सेवा करना चाहते हैं। अगर उन्हें टिकट दे दिया तो वह चुनाव लड़कर समाज की सेवा करेंगे। देखिए, मेरा मकसद है समाज की सेवा करना वह अपने हलके का सुधार करना। आपने देखा होगा, लोग जनता से वोट ले जाते हैं, नेता बन जाते हैं, लेकिन हलके का सुधार नहीं करते। आपने पहले भी मेरे काम देखे हुए हैं। मेरी शुरू से मंशा रही है कि अपने हलके का सुधार करना है, समाज की सेवा करनी है। उसके लिए मेरे को बीएसपी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आया। आप सभी जानते हैं कि मैंने कांग्रेस में 20 साल तक पार्टी की तन मन धन से सेवा की है। जितनी मेहनत मैंने की है, आप सभी साक्षी हो इस बात के, किसी और ने जगाधरी में मेहनत ही नहीं की। सन 2019 में मैंने जब कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद आज तक एक भी मीटिंग कांग्रेस की शहर में नहीं हुई है। क्या था, उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं दिया, ना ही मैं ज्यादा वहां पर एक्टिव रहा हूं। देखो, अगर हम खाली यमुनानगर की बात करें, क्योंकि यमुनानगर की ज्वाइनिंग आज जगाधरी की ज्वाइनिंग है और सभी हमारे साथ इस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजवीर सोरपी जी उपस्थित हैं और हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी कुलदीप सिंह बालियान जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में टीकरा जी, विशाल गुर्जर जी और जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री राम जी, ये सब लोग उपस्थित हैं। और इस ज्वाइनिंग में निश्चित तौर पर अगर यहाँ पे यमुनानगर की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा गढ़, बड़ी मजबूत और ताकत जो बड़ी रही है वो पहले से ही यमुनानगर रही है। और यमुनानगर में इस ज्वाइनिंग का बहुत बड़ा लाभ बहुजन समाज पार्टी को निश्चित तौर पर होगा। हरियाणा के यमुनानगर में 2 दिन पहले बीजेपी को अलविदा कहने वाले जगाधरी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दर्शनलाल खेड़ा अपने सैकड़ों साथियों के साथ
बीएसपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस के साथ भी काम किया है। हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यक्ति को नशे की ओवरडोज देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम नीतू बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि उन्हें खेतों में शव मिलने की सूचना मिली थी। जब मौके पर पहुंचे तो शव मुंसबल के नीतू का मिला। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने नशे का जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के शरीर पर और कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं। उसका मोबाइल, टिफिन, पर्स, बाइक भी मौके से गायब मिले हैं। हत्या किसने और किस कारण से की है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस विभिन्न एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे को सूचना मिली है कि भाई ऐसे ये लड़का आकाश इंस्टीट्यूट में जॉब करता है। आकाश इंस्टीट्यूट है गब्बा हॉस्पिटल के पास यमुना में। तो भाई वो वहां से 6:15 साढ़े 6 बजे वहां से घर छुट्टी करके आता था और भी आज घर नहीं हो पहुंचा। ये इसके बारे में भी तलाश कराया जाए। इसका हमने लोकेशन वगैरह पता किया और रामपुरा चौकी में इन्होंने कंप्लेंट दी। वहां पे सिटी थाना यमुना में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब सवेरे इसकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। नीटू नाम का लड़का है, गाँव मुशम्मल से। अंबाला कैंट के रहने वाले एक परिवार को घर के बाहर पटाखे चला रहे लोगों को रोकना इतना महंगा पड़ गया कि परिवार के मुखिया की मौत हो गई। दरअसल कैंट के बब्याल में भागवत कथा चल रही थी और कुछ लोग पटाखे चला रहे थे। घर में छोटे बच्चे पटाखे की आवाज से डर रहे थे। इसीलिए जब लोगों को पटाखे चलाने से हरलाभ सिंह और उनका बेटा रोकने गया तो ये रोकना बहस में बदल गया और फिर हाथापाई इस कदर शुरू हो गई, धक्का मुक्की हुई कि हरलभ सिंह नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब इस मामले में हर तथ्य से जांच कर रही है। मृतक के बेटों ने बताया कि घर में 2 छोटे बच्चे पटाखे की वजह से डर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो लोगों ने उनके साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान उनकी पगड़ी भी खुल गई और उनके पिता के साथ हाथापाई की, जिसमें उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और आगे की जांच कर रही है। ये वहाँ पे दिलीपगढ़ में ही भागवत कथा चल रही थी, तो उसके सामने इनका घर है। तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने पटाखे चलाए होंगे, तो उन्होंने मना किया कि पटाखे मत चलाओ। तो मना करने के बावजूद दोबारा फिर बच्चों ने पटाखे चलाए। उसके बाद इनका जो आपस में मतलब फिर हाथापाई हुई है इनके आपस में। तो उसके अंदर ही बुजुर्गों को जो भी हुआ तो उनको वहाँ से लेके यहाँ सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। इन्होंने जवाब दे दिया कि इनमें कुछ नहीं है। तो अब कहाँ है? अब यहीं अंदर मोर्चरी में रखा है। भगवत कथा चली सी साडे घर के सामने 1 ਤੋਂ 7 तक ते मैं बैंक अपनी ड्यूटी तो आया ते आके मैं पटाके बजा रहे थे बाहर। बच्चे साडे डरते ने। मैं अंदर गया तो अंदर छोटी गुड़िया 2 महीने की और रो रही सी, मतलब साह चढ़ा रही सी। ते मम्मी ने भेजा भी तुसीं इन्हां नूं कहो भी एक बार आवाज़ घट कर लो भी पटाके ना बजाओ भी उन्हां दी आवाज़ करके बच्चे रो रहे ने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਬਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। देखा भी एक सूचना मिली थी कि बुरमंडी में भागवत कथा के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें हरलाल सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसकी जांच के लिए यहाँ मौका में आए हैं। डेड बॉडी जो मोर्चरी में है, डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट होंगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फतेहाबाद में पटवारियों और कानूनगों की हड़ताल के चलते दूसरे दिन भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कामकाज छोड़कर जिले के 66 पटवारी और 21 कानूनगो को भी लघु सचिवालय में सांकेतिक धरने पर बैठे रहे। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पटवारी दूसरे दिन भी लघु सचिवालय के आगे पड़ाव डाले रहे। तीनों दिनों के धरने प्रदर्शन का आज दूसरा दिन था। लघु सचिवालय के बाहर बैठे पटवारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया और कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें आंदोलन को लंबा करना पड़ सकता है। पटवारियों का यह भी कहना है कि वेतनमान जो विसंगतियां उन्हें लेकर भी सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है, मगर सरकार वादा करके पलट जाती है। धरनारत पटवारियों ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका प्रदर्शन 3 दिन का ही है। अगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो वे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व से जुड़े काम ठप हो गए हैं। तहसील और ई दिशा केंद्र सुनसान पड़े नजर आ रहे हैं। जो लोग अपने काम को लेकर तहसील में आए उन्हें बेरंग होकर वापस लौटना पड़ा। एसआईजी 4 जनवरी 2023 को हरियाणा भवन दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारी बहुत पुरानी मांग थी पे स्केल को बढ़ाना। हमारी मांग थी 35,400 की, तो 35,400 थी तो नहीं, लेकिन उन्होंने 32,100 का अपने वायदे के मुताबिक 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन करवा दिया और हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया और अपने हड़ताल उनके मात्र आश्वासन पर ही हमने खत्म कर दी थी। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आपकी मांग ये भी मानी जाएगी और पटवार सर्कल और कानूनगो की पोस्टें भी बढ़ाई जाएंगी, भर्तियां भी की जाएंगी, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ है। और हमारा जो पे स्केल बढ़ाने का था 9 फरवरी को एक उसी लेटर में वही लेटर दोबारा वायरल होता है 9 फरवरी को, जो 24 तारीख को हुआ था। उसमें पर्सपेक्टिवली शब्द एक घुसेड़ दिया रिमार्क्स कॉलम के तहत, जिससे हमारा सारा वेतनमान बढ़ोतरी का सारा तर्क संगत जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और उसके बाद से ही हम निरंतर अपने सक्षम अधिकारियों के पास जा रहे हैं और हमारे सारे एफसीआर जो उस वक्त जिनकी रहनुमाई में मीटिंग हुई थी, कुंडू साहब, बाद में जो खुल्लर साहब आए वो भी, हालिया जो हैं टीवीएसएन प्रसाद जी, उन्होंने भी सब कहा है नौसलन ही होगा, नौसलन हम करवाएंगे। और खुल्लर साहब ने तो जिनकी कार्यशैली को पूरे हरियाणा भर में जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक तक काम करके आए हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि कैलकुलेशन हमने करवा ली है, 9 करोड़ 24 लाख सालाना का बजट जो है अतिरिक्त बनता है, ये सरकार के लिए कुछ भी नहीं है पटवारियों को देने के लिए, क्योंकि पटवारी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, एडिशनल सर्कल भी संभाल रहे हैं। 4,000 पटवारी होने चाहिए, हम मात्र 1,400 पटवारी कार्यरत हैं। एक हमारी बहुत वो है कि भाई पटवारी एचकेआरएन की बजाय जो है वो एसएससी के लिए स्थायी भर्ती हो एसएससी के थ्रू।